दोस्तों यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके में एक सवाल कंफर्म करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक यदि आप देखेंगे तो एक सवाल आपका कंफर्म है, पक्का है। ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के। मैंने एनालिसिस किए 15 एग्जाम्स के यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018-19-20 में जो 15 सेट में एग्जाम हुआ, उसमें मैंने देखा कौन से ऐसे सवाल है जो कॉमनली हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक निकल के आया जीएसटी का। फिर मैंने देखा सिलेबस में जीएसटी, तो जीएसटी अलग से मेंशन कर रखा आपके सिलेबस में, वस्तु एवं सेवा कर। और प्रीवियस 15 यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में से 10 सवाल जीएसटी के पूछे गए हैं। 5 शिफ्ट को छोड़ दूं तो लगभग हर शिफ्ट में जीएसटी का एक सवाल, वस्तु एवं सेवा कर। जो आप यहाँ पर सिलेबस देखते हो तो अलग से मेंशन कर रखा सामान्य ज्ञान में वस्तु एवं सेवा कर। तो 38 सवाल में से अभी एक सवाल पक्का करना है, तो एंड तक बने रहना है। और जैसे ही यहाँ पर वीडियो अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, क्योंकि इसमें अपन देखने वाले हैं 80 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और यहाँ से दावा है, गारंटी है, यदि जीएसटी से सवाल आता है इससे बार पक्का कन्फर्म नहीं जाएगा। एक तरीके से जीएसटी में अभी आप पीएचडी करने वाले हैं। और ये बात करूंगा मैं 10 प्रीवियस ईयर पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएसटी के, वो भी यहाँ पर इंक्लूड रहने वाले हैं। तो बने रहेगा एंड तक, लाइक करते हुए आपको कंटिन्यू करना है। एक बार यहाँ पर विस्तृत व्याख्या सहित समझ लेंगे जीएसटी को और दोबारा पीडीएफ फाइल में उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो कंटेस्ट हो जाएगी। पीडीएफ फाइल के लिए जो कैंडिडेट न्यू है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज ही क्लिक करके अभी ज्वाइन हो जाओ। या फिर आपको टेलीग्राम में बाद में जाकर सर्च कर लेना है @ट्रेंड जीके, और वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं कहूँ तो लिंक से ही कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक है। तो यहाँ पर सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आज तक जीएसटी के जो 10 सवाल हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं, विशेषकर जो यूपी पुलिस में आए हैं। पहला सवाल देखो जो 27 जनवरी 2019 को सेकंड सेट में आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। जीएसटी में गुड्स और सर्विस टैक्स में वस्तु और सेवा कर में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? किस कर, जो राज्य कर है, उसको शामिल किया गया है? तो इनमें से आप देखेंगे जीएसटी में जो कर शामिल हुआ है वो है चुंगी। चुंगी टैक्स होता है, किसी सिटी में कोई सामान वगैरह की एंट्री होती है ना, तो उस गुड्स की एंट्री से पहले यहाँ पर टैक्स वसूला जाता है, जिसे आप चुंगी बोलते हो। ये जो संपत्ति कर है, आय कर है, ये डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, ये प्रत्यक्ष कर है जो आप डायरेक्टली पे करते हो गवर्नमेंट को। आयकर है ना, आप डायरेक्टली कोई बिना गुड्स खरीदे अपनी जो इनकम पर यहाँ पर आप देते हो टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी आगे अपन विस्तृत देखेंगे। जीएसटी जब भी आए आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्टली आपको देना ही पड़ता है यदि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। और अंतिम यदि आप उपभोक्ता लास्ट में वो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है तो आप वो जीएसटी पे कर रहे हो। तो आप कहेंगे मैं तो ऐसे अलग से कभी नहीं करता हूँ, जैसे आपने बिस्किट खरीदा तो आप कहेंगे मैंने तो जीएसटी पे नहीं किया। बिल्कुल आपने किया है, उस बिस्किट में जीएसटी की रेट इंक्लूड है। आप जो भी गुड्स खरीदते हो मार्केट प्राइस में खरीदते हो, न कि कॉस्ट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस और का फैक्टर जो कारक लागत है वो अलग है। कारक लागत में टैक्स नहीं होता, आप यहाँ पर मार्केट प्राइस में टैक्स सहित उस गुड्स को खरीदते हो, यानी आप इनडायरेक्टली जीएसटी पे कर रहे हो। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और संपत्ति कर, आयकर, ये कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर चुंगी है जो जीएसटी में शामिल किया गया। एक तरीके से पहले स्टेट टैक्स में आता था जिसको बाद में जीएसटी में इंक्लूड किया गया। ये तो अभी PYQ देख रहे हैं। इसके बाद विस्तृत जब सवाल देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसमें मैं सारा बता दूंगा कौन से स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया गया है। सेकंड सवाल पर नजर दौड़ाते हैं, वस्तु और सेवा कर। ये सवाल है जो 19 जून को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, कि जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जीएसटी जो एक्ट आया, विशेषकर CGST, दो जीएसटी ने, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी। अब CGST जो जीएसटी एक्ट एक तरीके से पारित हुआ, जिसमें CGST, SGST, UTGST, ये सभी IGST शामिल है। तो जब जीएसटी एक्ट आ गया केंद्र में, तो उसमें ज़रूरी था कि 50% राज्य है ना, जैसे कि उस समय 29 राज्य थे, तो 15 राज्यों को उस जीएसटी एक्ट को मंजूरी देना आवश्यक था अलग से। यहाँ पर राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बावजूद 50% राज्य उस पर मंजूरी स्वीकृति देना जरूरी था। तो उन स्वीकृति मंजूरी देने वाले राज्यों में, पुष्टि करने वाले राज्यों में विधेयक की, वो था असम राज्य। जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य था असम। ये 19 जून को पूछा गया सवाल है।
अब अगला सवाल देखें, उससे पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील हैं जो प्रीवियस न्यू ईयर टेक्स्ट बुक सेल को मिस कर गए हैं। तो अभी टेक्स्ट बुक के 10 साल कंप्लीट हुए हैं टेक्स्ट बुक जर्नी के, तो सिलेक्शन बेमिसाल सेल चल रही है 9 जनवरी तक। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, तो ये पास अभी आपको मिल जाएगा 359 रुपये में। वैसे इसकी प्राइस 499 रहती है। अभी 10 साल की इनकी एनिवर्सरी सेल है जिसमें आपको टीटीजी के कूपन कोड से पास प्रो पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। फिलहाल 6 मंथ का टेक्स्ट बुक पास प्रो है, यानी आने वाले 6 महीने में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम आएंगे, चाहे उसमें आरपीएफ रेलवे का हो गया या फिर एसएससी जीडी का हो गया, उनमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक बार पास ले लिया, पास प्रो में प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर भी शामिल है। यानी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं, अभी यूपी पुलिस के हुए, तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो यूपी पुलिस के लगभग यूपी एएसआई और यूपी पुलिस के 30+ प्रीवियस ईयर के सेम पैटर्न पर आधारित आपको टेस्ट मिल जाएंगे। यानी 30+ प्रीवियस ईयर के पेपर आप अटेम्प्ट करके अपना एक्सपीरियंस वो गेन कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाएंगे। तो अभी आप इस सेल को मिस ना करें। कैसे आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो वीडियो लिंक। और बाकी टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर आपको कूपन कोड में टीटीजी की यूज़ कर लेना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट में। ये आप फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि इसमें 600+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं जो यूपी पुलिस में पूछे हुए हैं कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो ये कौन सा जीएसटी अधिनियम पारित किया गया? तो ये 101वां जीएसटी, 114 नहीं 101वां, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को 101वां, आपको जब भी पूछे जीएसटी एक्ट जो 2016 वाला है ना, वो कौन सा है, तो आप कहेंगे 101वां एक्ट है। 19 जून 2018 को पूछा गया सेकेंड सेट में। 101वां संविधान संशोधन है जिनको राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी है, वो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस जीएसटी एक्ट 2016 को मंजूरी दी है। तो ये 101वां संविधान संशोधन है, 19 जून 2018 को पूछा है यूपी पुलिस में। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर यानी वस्तु और सेवा कर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? यानी ये जो जीएसटी एक्ट बना है, कानून बना, अपना अधिनियम बन गया है जीएसटी। जब भी कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है, कानून बनाया, एक्ट बनाया जाता है, उससे पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है। जैसे ही बिल पास हो गई, राष्ट्रपति मंजूरी देंगे तो बिल बन जाएगा एक्ट। तो सबसे पहले बिल आता है। तो ये बिल कौन से नंबर का? प्रत्येक बिल एक्ट नहीं बनता, इसलिए नंबर्स ऑफ बिल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और एक्ट कम मिलेंगे। जैसे कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, तो 101वां है एक्ट, ठीक है। और यहाँ पर 122वां ये विधेयक है, 122वां बिल है, तो बिल ज़्यादा है, तो प्रत्येक बिल एक्ट नहीं बनते, इसलिए नंबर्स ऑफ एक्ट कम है। तो जीएसटी में आपको एक्ट कहें, एक्ट पूछे, अधिनियम पूछे, तो वो 101वां हो जाएगा। और बिल पूछे, कौन सा बिल पेश किया गया, तो शुरुआत में बिल आया था 2014 में और पास ये अंतिम रूप से हुआ 2016 में। तो 2014 में बिल आया, ये था 122वां बिल। कौन सा बिल? 122वां बिल। तो इससे कंफ्यूज मत होना, 101वां मत कर देना, 122वां बिल है, 101वां एक्ट है। तो ये यूपी पुलिस 25 अक्टूबर 2018 को री एग्जाम में सवाल आया है। नेक्स्ट वाले, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो जीएसटी कानून को जो पूछा है, केंद्रीय जीएसटी कानून को, यहां पर जीएसटी की बात नहीं हो रही है। जो केंद्रीय जीएसटी कानून है, सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, सीजीएसटी का पूछा है। तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसको मंजूरी मिली है 12 अप्रैल 2017 को। तो आप ये मत समझ लेना कि अभी तो 8 सितंबर 2016 बता रहे थे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी जीएसटी एक्ट को, वो पूरा जीएसटी एक्ट था। उसके अंतर्गत 3 और कानून, 4 थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो इन चारों के अलग से एक्ट आए थे इनके। तो इन चारों के जो अलग से एक्ट आए हैं ना, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट वगैरह, यूटीजीएसटी, ये 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है इनको। और केवल ओनली जीएसटी है जिसमें ये संपूर्ण आ जाते हैं। तो जीएसटी सबसे पहले जो आया था ना, 122वां विधेयक, उनको 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। और ये जीएसटी जो एक्ट अलग अलग है ना, सीजीएसटी एक्ट, इसको 12 अप्रैल 2017 को दिए। तो ये अलग से इस प्रकार घुमा के पूछा 26 अक्टूबर 2018 को री एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? ये भी यूपी पुलिस जेल वाटर में आया है 19 दिसंबर 2020 को। तो सबसे पहले जीएसटी है वो 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में लागू हुआ है। अगला सवाल देखो, थोड़ा अलग से हटकर सवाल है। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित
तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि जो जीएसटी अपन पे करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, सर्विस के अलग हैं, गुड्स के अलग प्रोडक्ट है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके ईयरफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और इधर जो खाने योग्य जैसे कि चॉकलेट हो गया, तो इन सभी प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए अलग से एक कोड दे देंगे ताकि शॉर्ट में काम बन जाए। यदि बहुत ज़्यादा टर्नओवर रहता है तो ये प्रोडक्ट नाम न लिखकर डायरेक्टली कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रोडक्ट को वर्गीकृत किया गया है कोड में, जिसे आप कहेंगे HSN कोड। ठीक है, HSN कोड है, ये रहता है गुड्स को व्यवस्थित करने के लिए। एक दोस्तों SSC कोड है, आगे और डिटेल में देखेंगे। SSC कोड है वो सर्विस को वर्गीकृत करने के लिए। जरूरी नहीं है केवल सामान पर ही जीएसटी लगे, यहाँ पर गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों है ना, जीएसटी गुड्स और सर्विस टैक्स अब सर्विस पर भी लगता है। सर्विस का मतलब कोई आप प्रोडक्ट की, कोई उत्पाद की आप लेन देन नहीं कर रहे हो। जैसे आप बैंक में गए, ठीक है, तो बैंक में आप, बैंक वालों ने आपको सर्विस दी कि नहीं की। अभी मान लेते हो आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो उस कोर्स पर भी जीएसटी, तो कोई आपको प्रोडक्ट थोड़ा ही मिला तो वो आपको सर्विस मिली है, आपको लेक्चरर मिलेंगे, कोर्स मिला है, तो वो एक तरीके से सर्विस है, तो उस पर जो जीएसटी है उसमें एसएससी कोड है। तो कैसा कोड है, सर्विस के लिए एसएससी कोड होता है, SAC कोड। और जब गुड्स की बात आती है उसमें HSN कोड होता है। तो ये दोनों अलग हैं। आपको यहाँ पर सामान का पूछा तो HSN कोड हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो जीएसटी का दोहरा मॉडल है ये कनाडा से, किस देश से अडॉप्ट किया है इंडिया ने जीएसटी के डबल मॉडल, यानी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, दो मॉडल है ना, एक स्टेट का एक सेंट्रल का, 50% विभाजन होता है। तो ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया, कहाँ से, कनाडा से। अगला सवाल जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो संविधान में जीएसटी में एक एक्ट डाला गया, अनुच्छेद डाला गया है, आर्टिकल 246A डाला गया है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या है 246A में और कौन से अनुच्छेद डाले गए हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा तो सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 246A है, इसके तहत जीएसटी है, ये आई है। भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया जाता है। तो इनमें से कौन से प्रोडक्ट है वो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। यूपी पुलिस ASI में ये सवाल पूछा 22 दिसंबर 2018 को, जिसमें था एक CNG, एक आपके एल्कोहल, पेट्रोल, सोने का आभूषण। तो सोने के जो आभूषण है ना, ज्वेलरी है, वो जीएसटी पर आएंगे, बाकी इनको जीएसटी से छूट है। शराब, पेट्रोल, CNG ये जीएसटी से छूट है। सोने के आभूषण पर कितना जीएसटी लगता है, 3% जीएसटी है। गोल्ड पर लग जाएगा और उस पर मेकिंग चार्ज पर अलग से लगता है 5%। ठीक है, गोल्ड पर 3%, ज्वेलरी पर, और उसको लेबर जो लगा है, वर्क चार्ज, मेकिंग चार्ज बोलते हैं, उस पर 5% जीएसटी लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो यूपी पुलिस में अलग से पूछे गए हैं जीएसटी के 15 में से 10 शिफ्ट में। अब अपन देखते हैं इन सभी सवाल पर आधारित जीएसटी की पूरी डिटेल में अन्य इंपॉर्टेंट सवाल लगभग 70 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पहला सवाल आता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे पहले भी बता चुका हूँ। अप्रत्यक्ष कर है, आप इनडायरेक्टली पे करते हो, आपको लगता नहीं मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन आप टैक्स दे रहे हो, पेमेंट तो दे रहे हो, उसमें टैक्स का चार्ज इंक्लूड है और उस टैक्स को पे करेगा। आपसे पैसे ले लिए, अब जो फर्म वगैरह है, कंपनीज है जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, आगे प्रोसेस किया है, वो पे करेंगे। तो टैक्स आपसे वसूला है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे लिया गया। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है। आगे सवाल पूछ लें, निम्नलिखित में से जीएसटी की कौन सी विशेषता नहीं, तो वो अलग से मैं डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी प्रमुख जीएसटी की विशेषताएं। उसमें एक विशेषता है कि अप्रत्यक्ष कर है, एक विशेषता है घनत्व आधारित कर है। जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, घनत्व यानी अंतिम रूप से जो जहां पर गया है वो उपभोक्ता, अंतिम जो प्रोडक्ट जिसके पास गया है वही उपभोक्ता उस जीएसटी को पे करेगा। तो जीएसटी का भुगतान अंतिम रूप से उसके उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जो उसको यूज कर रहा है, उपभोग कर रहा है। उसके पूर्व में जितने भी लोग जीएसटी का भुगतान करते हैं, अब ये पेमेंट एक तरीके से पैसे तो जा रहे हैं उपभोक्ता के पास में, अब बीच में भी ऐसा है कि जीएसटी लगता है, जीएसटी पे करते हैं तो इनको इनपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इनपुट, यानी वो रिफंड ले लेते हैं कि हमने ये जीएसटी दे दिया है,
लेकिन हमको देना नहीं चाहिए क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनको आगे दे रहे हैं, तो वो आगे वाले से हम लेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका रिफंड ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे। जबकि जीएसटी का वास्तविक भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। इस कारण जीएसटी को घनत्व आधारित कर कहा जाता है, यानी जहाँ पर जा रहा है, डेस्टिनेशन पर जा रहा है, उसके आधारित टैक्स है जीएसटी। तो जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फिर घनत्व आधारित कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण बता दो, तो इनकम टैक्स, काफी बार एग्जाम में सवाल आता है प्रत्यक्ष कर के कौन से उदाहरण है। जो आयकर है, आयकर का मतलब आपने अपनी अर्निंग से जो टैक्स पे करता है, इंडिविजुअल जो पब्लिक टैक्स देती है, आईटीआर जो फाइल करती है, इनकम टैक्स देती है, वो आयकर प्रत्यक्ष कर जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, आपको पता होता है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, यानी आप ही कर रहे हो उसको पे। और कॉर्पोरेट टैक्स है, काफ़ी बड़ी कंपनियां भी टैक्स देती है, तो वो निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। आपकी कैपिटल पर जो टैक्स लगेगा, आपके पास जो एसेट है, संपत्ति का कर है, वो डायरेक्टली आप पे कर रहे हो। कैपिटल गेन टैक्स है, आपने रुपये से रुपये बना दिए, ठीक है, आपने स्टॉक्स वगैरह बाई किए तो उनसे पैसे से पैसा बना तो कैपिटल गेन हुई, तो उस पर आपको टैक्स दे रहे हो। गिफ्ट टैक्स है, जो उपहार कर हैं वो भी प्रत्यक्ष कर है। और हेरिटेंस जो विरासत कर है वो भी प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में एक तो जीएसटी आ गया, जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर। अब जीएसटी से पहले क्या क्या था, जीएसटी से पहले आपके एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, वेट था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, ये सभी पहले थे। लेकिन इन सभी को इंक्लूड करके है ना, लगभग 17 टैक्स ऐड करके उनको कर दिया जीएसटी में, वो जीएसटी एक ही कहलाता है। पहले ये सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी थे, वो एक तरीके से ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। अब आपको एक सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है, जिसमें एक विकल्प था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर। बिल्कुल ये जीएसटी में शामिल नहीं है। प्रतिभूति लेन देन कर कहाँ पर लगता है, शेयर मार्केट में आप करते हो यदि इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में आपको सिक्योरिटीज़ पर सेबी वगैरह उसको वसूलती है, तो वो जीएसटी में शामिल नहीं होता। प्रतिभूति लेन देन कर है वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। तो एक सवाल से कितने सवाल यहाँ से कवर हो गए हैं, ये वैसे एसएससी जेई में पूछा हुआ 2019 में। अब अगला सवाल देखते हैं, जीएसटी कर रहे हैं तो आपको बता दिया जीएसटी यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा। वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, दोनों ही बता दिया। वस्तु पर भी टैक्स लगेगा और सेवा पर भी टैक्स लगेगा। आप सेवा जैसे एरोप्लेन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो एरोप्लेन आपको दे थोड़ी रहे हैं, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ये सेवा का यूज़ करें तो वो आपको एरोप्लेन की टिकट पर टैक्स मिलेगा, वो जीएसटी टैक्स है। तो वो सेवा पर ही तो लगा है। और आपने कोई प्रोडक्ट खरीदता तो वो गुड्स पर है, तो गुड्स पर और सेवा पर दोनों पर टैक्स है जीएसटी का मतलब। नेक्स्ट है, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया। अब ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है और इजी वाला सवाल है। जीएसटी को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले 30 जून को मिडनाइट में मीटिंग करके राष्ट्रपति जी भारत सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया था 2017 में। और ये जीएसटी को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, कंठस्थ कर लो। मैंने कहा 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया, तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई आया, यानी 2018 में आया 1 जुलाई 2017 को तो लागू हुआ, तो नेक्स्ट 2018 में 1 जुलाई को मनाया गया जीएसटी डे। तो जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 1 जुलाई को, जब से इसको लागू किया है। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है 101वां संविधान संशोधन और 122वां विधेयक या बिल है, ठीक है। तो संविधान संशोधन एक्ट कौन सा है, तो संविधान संशोधन एक्ट है वो 101वां है। पीछे वर्ष याद रखना 2016 है, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जीएसटी को ऐड किया गया। जीएसटी एक्ट लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ। अब जीएसटी एक्ट है 101वां तो बन गया, लेकिन एक्ट बनने से पहले वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में यहाँ पर बहुमत से पास किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। और जीएसटी के केस में वो राज्यों में भी उसको मंजूरी आवश्यक है, 50% राज्यों में, तभी जाके वो बना है एक्ट। तो जीएसटी एक्ट को लोकसभा में और राज्यसभा में, तो लोकसभा में पास किया गया 8 अगस्त 2016 को, ठीक है, और राज्यसभा में पास किया गया 3 अगस्त 2016 को। तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में। और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है वो 8 सितंबर 2016 को दी है, क्योंकि 50% राज्यों का जो अनुसमर्थन मिला है, उसके बाद राष्ट्रपति ने 101वें संशोधन एक्ट 2016 को 8 सितंबर 2016 को, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी 8 सितंबर 2016 को, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 है, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में। हालांकि लोकसभा में पेश है वो पहले किया गया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर पेश किया गया लोकसभा में, 2014 में आया था, लेकिन उसको अमेंड करके दोबारा किया, क्योंकि जीएसटी सर्वप्रथम पूछ लें किस बिल, जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया।
कोई भी एक्ट बनता उससे पहले बिल के रूप में वो पेश करते, तो वो बिल है 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में। जीएसटी को सबसे पहले वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था 2014 में। तो 122 के आगे आप 2016 मत लगा लेना, 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 का है, ना कि 16 का। और 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में इसे पेश किया गया। उसके बाद 6 मई 2015 को सदन द्वारा इसको पारित कर दिया लोकसभा ने। फिर राज्यसभा की चयन समिति ने 22 जुलाई 2015 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और फिर संशोधित विधेयक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने यहाँ पर पारित कर दिया। तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2016, लोकसभा में 8 अगस्त 2016। वैसे लोकसभा में आ गया था 19 दिसंबर 2014 को। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, सहमति दी और ये बन गया एक्ट, राजपत्र पर अधिसूचित हो गया। नेक्स्ट सवाल है, जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? तो मैंने बता दिया अरुण जेटली द्वारा 19 दिसंबर 2014 को। राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया? अब जीएसटी का विचार ये 2016-14 की बात नहीं है, सन 2000 में आ गया था। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो केलकर समिति, एक तरीके से कहेंगे केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था। और ये जो समिति है, टास्क फोर्स है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री विजय केलकर। तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा पहली बार जीएसटी का विचार है वो रखा गया था केलकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 देखते हैं, भारतीय जीएसटी के वास्तुकार किसे माना जाता है? जिन्होंने जीएसटी को एक तरीके से ड्राफ्ट किया है उसके अध्यक्ष कौन है? जीएसटी के प्रारूप को एक तरीके से ड्राफ्टिंग को तैयार किया है, अध्यक्षता किसकी रही है? तो भारतीय जीएसटी के वास्तुकार उसे माना जाता है, तो वो है असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता, उन्हें 2000 में एनडीए सरकार द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। 2000 में एनडीए सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया था और उन्होंने 2011 में इससे इस्तीफा दे दिया था। और असीम दास गुप्ता ने काफ़ी सहयोग किया जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने में, तो भारतीय जीएसटी के वास्तुकार इन्हें माना जाता है, असीम दास गुप्ता को। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई? अब विचार तो आ गया था केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का 2000 में, लेकिन जब संसद में बारी आई उस चीज़ को लाने की, तो जीएसटी की जो कंसेप्ट को पहली बार संसद में पेश किया था ना, वो 2005 में पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में, जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने 2005 में संसद में इसे पेश किया। और केंद्रीय बजट 2006 में इसकी अप्रत्यक्ष कर सुधार का प्रस्ताव है वो शामिल किया गया केंद्रीय बजट में, वो 2006 में। और 2005 में पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में इसकी कंसेप्ट को, अवधारणा को पेश किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया था? तो जीएसटी हेतु पहला चर्चा पत्र है ना, वो 2009 में राज्यों के जो वित्त मंत्री थे ना, उनकी अधिकार प्राप्त समिति ने ये पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक रोड मैप डिजाइन तैयार किया था 2009 में। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश प्रीवियस ईयर में आ चुका यूपी पुलिस में। फ्रांस पहला देश है जिन्होंने 1954 में जीएसटी लागू की है। लेकिन भारत की जो जीएसटी है ना, वो फ्रांस से अपनाई नहीं गई। भारत में दोहरा मॉडल है, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का। ये फ्रांस से न लेकर किससे ली गई है? अगला सवाल यही है कि भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के दोहरे जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के दोहरा जीएसटी मॉडल है, उसी पर आधारित है भारतीय जीएसटी, जिसमें स्टेट लेवल पर जीएसटी वसूल की जाती है और सेंट्रल लेवल पर जीएसटी वसूल की जाती है। दोनों को साथ में ही रखते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेट को अलग दे रहे हो सेंट्रल को अलग दे रहे हो, वो अपने आप बांट लेते हैं। नेक्स्ट अपना है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत दोस्तों 161वां देश है। कौन सा देश? 161वां देश है जिन्होंने जीएसटी लागू किया है। कनाडा के दोहरे मॉडल पर आधारित जीएसटी जो भारत ने लागू की है वो 161वां देश। अब जीएसटी से पहले जो एक मोटा मोटा टैक्स था ना, वो वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स था। तो जीएसटी ने मुख्य रूप से वेट को प्रतिस्थापित किया है। वेट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। 2 जून 2014 तक वेट को पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और यूटी में लागू किया गया था। 2 जून 2014 तक सभी स्टेट में लागू था, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यूटी को छोड़ दे तो। अब 10 नवंबर 2009 को भारत में वस्तु और सेवा कर पर अपना पहला चर्चा पत्र जारी किया था। वो 10 नवंबर 2009 को मैंने बता दिया है। पहले था जीएसटी के पहले वेट था मुख्य रूप से। अगला सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुका है, सबसे पहले जीएसटी बिल को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो जीएसटी को बिल को मंजूरी देना, 122वां जीएसटी बिल था ना, सभी लगभग 50% राज्य जब मंजूरी न दे दें तो वो एक्ट नहीं बन सकता, चाहे राज्यसभा में पास हो जाए, लोकसभा में हो जाए।
तो यहाँ पर पहला राज्य जिन्होंने जीएसटी बिल को मंजूरी दी है वो है असम। असम ने दी है 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी सबसे पहले दी है असम ने। आगे एक सवाल आएगा कि स्टेट जीएसटी एक्ट सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ, तो वो तेलंगाना है। और ये दोस्तों एक तरीके से पूरा जीएसटी बिल है 122वां, इसको सबसे पहले असम ने मंजूरी दी है। तो वो स्टेट जीएसटी एक्ट अलग है क्योंकि प्रत्येक राज्य ने, ये सब सेंट्रल जीएसटी एक्ट है, तो इसी प्रकार स्टेट जीएसटी अलग से एक्ट पास किया गया प्रत्येक राज्यों में। तो उस एक्ट, सेंट्रल स्टेट जीएसटी वाला एक्ट है ना, राज्यों की जीएसटी का वाला, वो तो तेलंगाना ने सबसे पहले पारित किया। लेकिन जो सेंट्रल जो जीएसटी वाला पूरा चल रहा है, जिसमें स्टेट सेंट्रल सभी इंक्लूड है, उस बिल को जो सबसे पहले मंजूरी दी जाती है, सबसे पहले वो असम ने दी थी 12 अगस्त 2016 को। और नेक्स्ट यहाँ पर मंजूरी दी है सेकंड राज्य बिहार ने दी है 16 अगस्त 2016 को, उसके बाद झारखंड ने दी है। और 50% यानी जो उस समय 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर सहित, उनमें से 50% करेंगे तो 15 राज्यों को मंजूरी देना आवश्यक था। जो 15वां राज्य जिन्होंने मंजूरी दी है वो गोवा है 31 अगस्त 2016 को। अब ये एक तरीके से जैसे ही 15वां राज्य ने मंजूरी दी तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते हुए जीएसटी को लागू कर दिया। अब अगले राज्य तो मंजूरी देने ही है, तो अगले कौन सा राज्य जिन्होंने पहली मंजूरी दे दी, तो वो उड़ीसा है। जैसे ही 8 सितंबर 2016 को जीएसटी एक्ट पारित हो गया, उसके बाद जैसे ही 15 राज्यों ने मंजूरी दे दी, उसके बाद यहाँ पर जो 16वां राज्य ने मंजूरी दी है वो ओडिशा है। यानी एक तरीके से 50% कंप्लीट होने के बाद, और मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य है ना, वो जम्मू कश्मीर। आप कहेंगे ये तो राज्य है ही नहीं, यूटी है। उस समय राज्य था, और उस समय अभी जो राज्य की बात करें, जो राज्य है वो मणिपुर है। यानी अंतिम जो मंजूरी दी है वो 28वां मणिपुर है, 29वां जम्मू कश्मीर है। तो 28वां राज्य मणिपुर ने 5 जून 2017 को दी है, जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट अपना है स्टेट जीएसटी एक्ट। जो एस जीएसटी एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पूरी जीएसटी तो असम में पारित हुई है, और स्टेट जीएसटी हुई है तेलंगाना में। 9 अप्रैल 2017 को पहला तेलंगाना, सेकेंड बिहार। अगला सवाल है जीएसटी के कितने प्रकार है? अब जीएसटी के 4 प्रकार है, 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। उसमें आपकी आईजीएसटी, कौन सी जीएसटी? आईजीएसटी। अब आपको पूछ लें आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आईजीएसटी की फुल फॉर्म है, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड यहाँ पर जीएसटी है एसजीएसटी, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर है सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश में यदि ट्रेड होता है उस केस में यूटी जीएसटी लगेगी, और राज्यों में हो रहा तो स्टेट जीएसटी है। राज्य और केंद्र का तो हिस्सा रहता ही रहता, कहीं पर भी ट्रेड हो तो वो हो जाएगा सीजीएसटी। और इंटर स्टेट हो रहा है, इंटर स्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, उस केस में लग जाएगी आईजीएसटी, जो पूरा का पूरा केंद्र लेता है फिर राज्यों को बांट देता है जिस भी राज्य में लास्ट हुई है। तो इसको दोबारा देखेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार के जीएसटी हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी बिल कब पारित हुए? अब इनके अलग से बिल पारित हुए। जीएसटी एक्ट तो आ गया आपके 1 जुलाई 2017 को पारित, और 8 सितंबर 2016 को फाइनली पारित हुआ, और 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। और इनके अंतर्गत सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और बिल थे, और उसकी बात हुई थी कि स्टेट जीएसटी सबसे पहले तेलंगाना में आया। तो इसी प्रकार ये बिल आए थे 12 अप्रैल 2017 को, इनको पारित किया गया। इन सभी 4 ही बिलों को, इनके साथ एक और बिल था जो था सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक 2017। ये 5 बिल थे। इन बिलों को 29 मार्च 2017 को लोकसभा में, और 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को अधिनियमित किए हैं। जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने स्तर की है? वैसे 4 स्तर की है, और शून्य भी करें तो 5 स्तर की हो जाती है। तो पूरी यहाँ पर 5 स्तर की टैक्स स्लैब है जीएसटी में। यानी जीएसटी जो टैक्स रेट है ना वो 5 प्रकार की है। एक तो 0%, बिल्कुल उस प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट 0% है, लगेगी ही नहीं जीएसटी। सेकेंड है 5% जीएसटी, उसके बाद है 12% जीएसटी, फिर 18% है, फिर 28% है। आप कहेंगे शून्य क्यों रखा है, जब लगेगी नहीं तो 4 ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, फिलहाल तो उस पर जीएसटी नहीं लग रही है, आने वाले समय में उनको जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, उस पर तो जीएसटी नहीं लगती है, तो आप कहेंगे उस पर 0% लगती है, ऐसा नहीं, उस पर बिल्कुल नहीं, वो लगती ही नहीं है। यानी नेक्स्ट जब भी जीएसटी काउंसिल निर्णय करेगी कब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाना है, शराब को लाना है जीएसटी के दायरे में, तो उस समय उनकी रेट 0 थोड़ी रहेगी, और इनमें से कोई रहेगी। तो अभी जो 0 कंटिन्यू चल रही है, बाद में ऐसी कोई डेट नहीं कि उस पर लगेगी। अभी जो 0 चल रही वो अलग है, और जिन पर बिल्कुल नहीं लग रही तो उसमें 0 भी नहीं है।
उस पे अलग ही टैक्स लगते हैं, और जो ज़ीरो है तो उसमें कोई टैक्स भी नहीं है, अदर टैक्स भी नहीं है, जो शून्य रेटेड है। तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सवाल आता है कि सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट, सबसे हाईएस्ट दर कौन सी? तो सबसे हाईएस्ट है 28%। तो पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी कर दर नहीं है? तो ये तो है 0, 5, 12, 18, 28। इसके अतिरिक्त भी है, जैसे मैंने कहा ना, गोल्ड पर कि 3% लगता है। जैसे गोल्ड का कोई प्रोडक्ट है, सोने को आप लेंगे तो 3% उस पर जीएसटी लगेगी, तो 3%। और बहुत कोई पत्थर है, महंगा पत्थर है, स्टोन है, उस पर 0.25% लगेगी, ठीक है। तो ये अलग जीएसटी का दायरा है, 3%, 0.25 ये अलग ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जीएसटी आईएन की फुल फॉर्म क्या है। एक दोस्तों जीएसटीएन है, एक केवल यही है कि जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो पे वगैरह किया जाता है, उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म तय किया गया है। इन्फोसिस ने एक उनका वेबसाइट पोर्टल बनाया है, तो वो जीएसटीएन नेटवर्क कहेंगे उसे। एक जीएसटीआईएन है। जीएसटीआईएन क्या है? इसमें जो भी व्यापार करना चाहते हैं, फर्म वगैरह अपना प्रोडक्ट और सर्विस है वो बेचना चाहते हैं, तो उनको एक जीएसटीआईएन अलॉट किया जाता है। जैसे ही कोई फर्म वगैरह बनेगा, जीएसटीआईएन के बिना वो जीएसटी पे ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक फर्म या कंपनी के पास जीएसटीआईएन है ही है। तो जीएसटीआईएन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जीएसटीआईएन 15 अंक का होता है। इन जीएसटी जो ये जीएसटीआईएन नंबर है ना, इसमें पैन कार्ड के जो 10 डिजिट है ना, वो भी इंक्लूड रहते हैं। तो 10 डिजिट पैन कार्ड के, 2 डिजिट हैं वो स्टेट के होते हैं, 3 डिजिट कुछ अन्य भी होते हैं। तो जो स्टेट, अब ये जो जीएसटीआईएन है वो कौन से स्टेट को अलॉट किया गया है, जो भी कंपनी फर्म वो कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो प्रत्येक स्टेट के भी 2 कोड आपको मिलेंगे शुरुआत में। उसके बाद 10 अंक रहेगा पैन कार्ड का, और फिर 3 अंक अदर है, तो 15 डिजिट का। सवाल पूछ ले जीएसटीआईएन जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कितने डिजिट का, तो आप कहेंगे 15 डिजिट का है जीएसटीआईएन। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि अपना जो जीएसटी दोहरा मॉडल है ना, वो कनाडा से लिया गया है। लेकिन किसके द्वारा देश के लिए एक दोहरे जीएसटी मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था? तो ये प्रस्ताव दिया था चुनाव आयोग ने, कि सीजीएसटी एसजीएसटी का दोहरा मॉडल जो प्रस्ताव दिया था वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था। अब जो एक मैंने कहा सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है। अब जो एसजीएसटी का हिस्सा है वो राज्य को मिलेगा, और सीजीएसटी का हिस्सा है वो केंद्र के पास जाएगा, केंद्र अपनी योजनाओं में लगाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में स्टेट जीएसटी सीजीएसटी में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय बात हो रही है, यानी इंट्रा स्टेट यानी एक ही राज्य की बाउंड्री में। यदि कोई प्रोडक्ट है जयपुर, जैसे राजस्थान की बात करें, जयपुर सिटी राजस्थान में, जोधपुर सिटी राजस्थान में, कोई प्रोडक्ट है जयपुर से कंपनी ने बनाया है और जोधपुर में किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जयपुर में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, वो जोधपुर में बेच रही है, यानी एक ही स्टेट में बेच रही है, तो वो इंट्रा स्टेट होगा। तो आप कहेंगे क्या पूरा का पूरा जीएसटी एक ही स्टेट को मिलेगा कि केंद्र को कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल केंद्र को मिलेगा। इसमें स्टेट को जो भी इंट्रा स्टेट हो रहा है ना, स्टेट में हो रहा है, खुद के स्टेट में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, बेच रहे हो, वो कंपनी उसी स्टेट में रजिस्टर्ड है, उस केस में आपको 50% टैक्स मिलेगा स्टेट वाले को, और 50% टैक्स मिलेगा केंद्र को, ठीक है। तो केंद्र और स्टेट को 50-50 मिल जाएगा। तो वहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही 50-50% है। जैसे कि कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो उसमें यदि 18% जीएसटी है, इसका मतलब 9% है वो स्टेट को जाएगा और 9% ही वो केंद्र को जाएगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट हो रहा है। अब यदि लेन देन इंटर स्टेट हो जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, कोई जयपुर का प्रोडक्ट है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इंटर स्टेट हो गया। एक स्टेट जो कंपनी रजिस्टर्ड है, फर्म रजिस्टर्ड है, जिस जहाँ से प्रोडक्ट निकला है, उसके बाद जिस भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट गया वो दूसरे स्टेट से, उस केस में लग जाती है आईजीएसटी। अब राज्य केंद्र कहेगा कि छोड़ो, सारा पेमेंट मेरे को दे दो, यानी आईजीएसटी में पूरा का पूरा पेमेंट एक बार केंद्र रख लेगा, यानी जो भी टैक्स आएगा, जितना भी परसेंटेज 18% आए, तो वो केंद्र ने रख लिया। अब केंद्र के पास अलग से योजनाएं आती रहती हैं कि वो उन राज्यों को कितना दें। ऐसा नहीं कि केंद्र ही रखेगा, उन राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जिस भी राज्य में प्रोडक्ट गया है उनको मिलेगा जरूर, केंद्र अलग हिस्सा देगा, किसी को 30 देता है, 40 देता है, जब भी उनकी अलग अलग योजनाएं होती है उसके अकॉर्डिंग देता है। तो फिलहाल एक बार आईजीएसटी पूरा केंद्र रख लेता है, बाकी एसजीएसटी सीजीएसटी तुरंत आधा आधा परसेंटेज उनको मिल जाता है राज्यों को। तो ये रहता है आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी।
तो इंटर स्टेट होती है तब आईजीएसटी है वो लागू होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रोडक्ट होता है तब इंटीग्रेटेड जीएसटी। जून 2017 में सीबीईसी ने जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया था सीबीईसी ने। सीबीईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सजा होती है? जीएसटी चोरी करते हुए उस केस में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल नंबर 29 देखते हैं। कौन सा केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? अब जीएसटी में मैंने कहा टोटल 17 टाइप के टैक्स शामिल हुए हैं, जिसमें काफ़ी स्टेट टैक्स हैं, काफ़ी सेंट्रल टैक्स हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी सेंट्रल टैक्स है सबसे पहले जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया है, कौन सी केंद्रीय कर है जिन्हें जीएसटी में ऐड किया गया है। जैसे ही जीएसटी लागू हुई ना, इसमें काफ़ी कर मर्ज कर दिए गए हैं, एक साथ सम्मिलित कर दिए गए हैं। जैसे सेंट्रल में पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है उसको शामिल कर दिया गया जीएसटी में, जो एक केंद्रीय कर था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सर्विस टैक्स सेवा कर को शामिल कर दिया, प्रतिकारी शुल्क को शामिल कर दिया, सीमा शुल्क पर टैक्स जो विशेष अतिरिक्त शुल्क है वो शामिल कर दिया, अधिभार और उपकर सरचार्ज और शेष है उसको शामिल कर दिया है, केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसको शामिल कर दिया है। तो ये सभी पहले केंद्रीय कर थे, बाद में जीएसटी में शामिल हो गए। तो कौन से केंद्रीय कर जीएसटी में शामिल हुआ है? तो आप कहेंगे सेल्स टैक्स हुआ है, आप कहेंगे उत्पाद शुल्क हुआ है, सर्विस टैक्स हुआ है, ये सभी जीएसटी में ऐड हुए जो पहले सेंट्रल टैक्स थे। अब कौन से राज्य स्तर के कर थे जिन्हें जीएसटी में शामिल कर दिया गया? तो राज्य स्तर के पहले जो मनोरंजन कर है, एंटरटेनमेंट टैक्स है वो राज्य वसूलता था, उसको शामिल कर दिया जीएसटी में, राज्य का कर है। लॉटरी सट्टेबाजी जुआ कर राज्य के द्वारा वसूला जाता था, उनको शामिल कर दिया जीएसटी में। वेट जो राज्य लेता था, सबसे बड़ी बात है वेट, मूल्य वर्धित कर भी जीएसटी में डाल दिया, और लग्जरी टैक्स भी जीएसटी में डाल दिया। इसके अतिरिक्त स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट मैंने बता दिया, लग्जरी मैंने आपको बता दिया, एंट्री टैक्स चुंगी कर होता है, लॉटरी बैटिंग गैमलिंग पर कर है, और ये सभी एडवर्टीजमेंट पर टैक्स है, राज्य अलग से वसूलती थी, इनको भी जीएसटी में शामिल कर दिया। नेक्स्ट अपना है मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूचियां हैं? ये मॉडल जीएसटी कानून अलग है। एक दोस्तों सीजीएसटी आपको पूछ रहे हैं ना, सीजीएसटी एक्ट में कितनी अनुसूचियां हैं, और एक पूछ ले मॉडल जीएसटी कानून में कितनी अनुसूचियां, तो दोनों ही अलग अलग सवाल है। सीजीएसटी है ये मॉडल जीएसटी में सारे इंक्लूड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और सीजीएसटी एक्ट अलग आया, एसजीएसटी एक्ट अलग आया, यूटीजीएसटी एक्ट अलग पारित किया गया, तो ये अलग चीज़ है। तो मॉडल जीएसटी कानून जब भी पूछे तो उसमें कितने सेक्शन है? 162 सेक्शन है। और मॉडल जीएसटी जो पूरा कानून है, एक पूरी बुक्स आप मानेंगे उसमें 162 सेक्शन है, धाराएं हैं, और ये 162 सेक्शन है, ये 25 चैप्टर में 25 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं इसमें। तो 4 अनुसूचियां हैं मॉडल जीएसटी कानून में, 25 अध्याय है, 162 सेक्शन है। आपको पूछ लें अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, जैसे एक सवाल है मॉडल जीएसटी कानून की किस अनुसूची में ये वर्गीकृत किया जाता है कि कोई सप्लाई गुड्स है या सर्विस। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर्विस में आएगा, ये गुड्स में आएगा? इसमें एचएसएन कोड है, इसमें एसएससी कोड है, ठीक है। सर्विस अलग चीज़ होती है, गुड्स अलग चीज़ होती है, उनको वर्गीकृत करने के लिए जो अनुसूची है वो 2 है। अनुसूची 2 में कौन सी वस्तु गुड्स है, कौन सी वस्तु सर्विस है, उनके मामले हैं वो अनुसूची 2 में है। अनुसूची मैंने कहा टोटल 4 शेड्यूल है। अनुसूची 1 में क्या है, तो मामलों को बिना किसी विचार विमर्श के आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अब जो भी प्रोडक्ट आपूर्ति होगी उसी पर जीएसटी लगेगी, यानी जो सप्लाई होगी उसी पर लगेगी ना। तो बता दें कि सप्लाई कौन सी सप्लाई किसको माने कि ये आपूर्ति है। तो अनुसूची 1 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि ये जो यदि शर्त होगी तो वो चीज़ आपूर्ति होगी ही होगी, इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं होगा। तो मामलों को बिना किसी विचार विमर्श की सप्लाई के रूप में माना जाता जाएगा, वो अनुसूची 1 में है। अनुसूची 3 में है पंजीकृत होने का दायित्व, यानी किसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, वो है शेड्यूल 3 में। और शेड्यूल 4 में है गतिविधियाँ या लेन देन जिसके संबंध में केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को कर योग्य व्यक्ति नहीं माना जाएगा, किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, वो शेड्यूल 4 में है। तो ये हो गई 4 शेड्यूल हैं जो जीएसटी कानून, जो मॉडल जीएसटी है, इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, 25 चैप्टर हैं, 162 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है कि जीएसटी में किन मामलों को बिना किसी विचार विमर्श के आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है मॉडल जीएसटी कानून में शेड्यूल 1 की, कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनको बिना किसी विचार विमर्श के डायरेक्टली मान लेंगे कि सप्लाई हुई है और इस पर जीएसटी लगना चाहिए। तो ऐसे मामले हैं जैसे व्यावसायिक परिसंपत्तियों का स्थायी स्थानांतरण या निपटान, व्यावसायिक परिसंपत्तियों का निजी या गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अस्थायी अनुप्रयोग है, निजी या गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए रखी गई सेवाएं,
पंजीकरण रद्द करने के बाद भी संपत्ति बरकरार रखी गई। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य कर योग्य या गैर कर योग्य व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति, ये सभी मानी जाएगी बिना विचार विमर्श के ही कि सप्लाई हुई है। नेक्स्ट है सोने की छड़ें, सिक्के और आभूषण आइटम पर कितने परसेंटेज जीएसटी लगाया जाता है। जैसे जीएसटी की टैक्स रेट में मैंने कहा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अतिरिक्त एक बताया 3%। जो गोल्ड पर सोने के सिक्के हैं, सोने के यदि बार है, छड़ है और सोने की ज्वेलरी है, इन पर 3% जीएसटी है। मेकिंग चार्ज यदि सोने का होता है तो 5% जीएसटी लगती है मेकिंग पर। और जो कच्चे कीमती और अर्ध कीमती पत्थर है ना, तो पत्थरों पर, स्टोन्स पर जीएसटी लगती है 0.25%। नेक्स्ट अपना सवाल है, जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर की दर लगभग कितनी थी। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, इससे पहले लगभग कितना परसेंटेज टैक्स है वो पर प्रोडक्ट पर वसूला जाता था, तो वो लगभग था 26.5% टैक्स लगता था। अभी मैक्सिमम प्रोडक्ट जीएसटी के 18% टैक्स के दायरे में, बहुत कम प्रोडक्ट है जो 28% के, मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो अधिकतम 18% के दायरे में शामिल हो जाते हैं। पहले था 26.5%, अभी है 18%। कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन से टैक्स जीएसटी में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर ली है, जो भी डायरेक्ट टैक्स होगा वो जीएसटी में नहीं आएगा। जैसे आपने आय कर देखा है, आपने निगम कर देखा है, आपने संपत्ति कर देखा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स वगैरह, इनको जीएसटी में नहीं शामिल करते हैं। ये तो थी डायरेक्ट टैक्स की। अब जो अन्य जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी को शामिल नहीं करते, जीएसटी के दायरे में नहीं है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, वो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पर आपका शुल्क लगता है, वो भी जीएसटी में नहीं है। और फिर बात करें एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, तो एल्कोहल पर जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी, वो भी जीएसटी में नहीं है। तो शराब जीएसटी से बाहर है, स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी से बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी से बाहर है। बेसिक कस्टम ड्यूटीज, मूल सीमा शुल्क भी नहीं है। पेट्रोलियम क्रूड, अब पेट्रोलियम में जैसे क्रूड कच्चा तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, और एटीएफ, ठीक है, जो एरोप्लेन के लिए फ्यूल रहता है, एटीएफ, और नेचुरल गैस यानी सीएनजी, ठीक है, सीएनजी नेचुरल गैस। तो एटीएफ, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन पर भी जीएसटी के बाहर रखे गए, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। अब दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स पे करते हो, कुछ भी पेमेंट करते हो इनकम टैक्स में, तो उनमें आपको 4% का सेस देना रहता है, उपकर जिसे आप बोलते हो। 4% का सेल्स हेल्थ और एजुकेशन में जाता है। तो प्रत्येक इनकम टैक्स भरते हो उनमें 4% आपको उपकर भी देना पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे आपने, आपका टैक्स बना 1000 रुपये का, कि 1000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो इस 1000 रुपये में यदि आपका 4% करेंगे तो 40 रुपये आपको देना पड़ेगा उपकर, यानी टैक्स पर टैक्स रहेगा। जो इनकम टैक्स जो पे करे उस पर जो टैक्स है वो 4% रहता है। कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी के अंतर्गत मैंने अभी कुछ कर बताए हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्तिगत आय कर है और कॉर्पोरेट कर, प्रत्यक्ष कर है, जो जीएसटी के तहत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से उत्पाद जीएसटी कर के दायरे में नहीं आता। प्रोडक्ट की बात करें, कौन से प्रोडक्ट जीएसटी में शामिल ही नहीं है, तो उस पर भी अलग अलग फंडा है। जैसे नील रेटेड आपूर्ति, यानी 0% जीएसटी लगेगा। नमक पर, अब नमक प्रोडक्ट है लेकिन आपूर्ति भी होती है, लेकिन इस पर जीएसटी है वो 0% है। गुड़ की आपूर्ति सप्लाई होती है लेकिन उस पर जीएसटी है वो जैगरी पर 0 है। अनाज पर भी आपके कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। आप कोई अनाज वगैरह, गेहूँ, बाजरा लेके आएंगे, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो नमक, गुड़, अनाज, जहाँ पर नील रेटेड जीएसटी वाले प्रोडक्ट है ये वाले। और जिनको छूट दी गई है विशेष प्रावधान के तहत, जैसे कि ब्रेड पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। ताज़ा दूध लेके आई उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ताज़े फल पर भी जीएसटी नहीं है। सब्जियां वगैरह, ताज़े फल, उनमें कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। ब्रेड, ताज़ा दूध, ये छूट वाली आपूर्ति, छूट वाले विशेष प्रावधान के तहत फ्री ऑफ जीएसटी है। नॉन जीएसटी आपूर्ति, यानी जो सप्लाई है ही नहीं, जिसे आपूर्ति माना ही नहीं जाता, जीएसटी के दायरे से बाहर, जो आपूर्ति ही नहीं है, जिन्हें सप्लाई नहीं मानते हैं, जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, उसमें आपके प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी हो गई, ठीक है। मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, कौन सी शराब, जो ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है। अब शराब ऐसा भी है, काफ़ी शराब का उपयोग मेडिसिन वगैरह में भी होता है, तो वो वाली शराब में तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जिनको ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। प्राकृतिक गैस पर जीएसटी नहीं लगता है। जो नॉन जीएसटी आपूर्ति हैं, ये सभी नॉन जीएसटी आपूर्ति के उदाहरण हैं।
पेट्रोल, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैं जो एटीएफ मैंने बात की थी, और इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी नॉन जीएसटी आपूर्ति वाले प्रोडक्ट हैं। अब कुछ अनुसूचित तीन में ऐसे प्रोडक्ट जो जीएसटी से छूट प्राप्त क्षेत्र हैं, जैसे कानूनी सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगती है, रोजगार सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगती है, एक मृतक के संबंध में सेवाएं जैसे उनका दाह संस्कार वगैरह होगा, उनके जो भी प्रोडक्ट काम में ले जाएंगे, दाह संस्कार में यदि कोई सर्विस वगैरह दी जाती है उन पर जीएसटी नहीं लगती है। अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, अधिकारियों के द्वारा जो कर्तव्य उस पर जीएसटी नहीं, भूमि और भवन की बिक्री होती तो जीएसटी नहीं है। शर्त, जुआ और लॉटरी को छोड़कर कार्यवाही योग्य दावे, शर्त जुआ लॉटरी पर लगती है लेकिन इसके अतिरिक्त जो कार्यवाही योग्य दावे उस पर नहीं लगती है। उच्च सागर बिक्री, आपस अच्छा समुद्र में बिक्री कर रहे हो, व्यापारी व्यापार आपूर्ति, तो इन पर अनुसूचित 3 के तहत इन प्रोडक्ट को विभिन्न फील्ड को बाहर किया गया है जीएसटी से। कानूनी सेवाएं, रोजगार सेवाएं, मृतक दाह संस्कार है, भूमि भवन की बिक्री है, ये सभी अनुसूचित 3 में जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो जीएसटी के कर के दायरे में नहीं आता, नील रेटेड हो गया, छूट आपूर्ति, नॉन जीएसटी आपूर्ति, जिसमें विशेषकर ये नॉन जीएसटी आपूर्ति, इन्हीं से सवाल आता है। नॉन जीएसटी आपूर्ति वाले कौन से हैं? प्राकृतिक गैस है, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब है, पेट्रोल, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बिजली वगैरह है, नॉन जीएसटी सप्लाई। भारत के जीएसटी सिस्टम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल इस टाइप से नहीं आएगा, सवाल आएगा निम्नलिखित में से भारत के जीएसटी सिस्टम की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। तो प्रमुख विशेषता है कौन सी भारत के जीएसटी सिस्टम की, उस पर नजर दौड़ाते हैं। एक राष्ट्र एक कर है, एक राष्ट्र में एक टाइप का ही कर है, ये इसकी विशेषता है। एक टाइप का ही कर है जो जीएसटी है, और जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में कैसी संरचना है? दोहरी संरचना है। जीएसटी कैसा टैक्स है? घनत्व आधारित कर, मैंने बता दिया है। जो उपभोक्ता तक सप्लाई जाती तो उपभोक्ता को ही अंतिम रूप से टैक्स देना पड़ता है। जहाँ जहाँ प्रोडक्ट जाता है वहाँ पर वैसे टैक्स लगता है, लेकिन इनपुट के रूप में वो रिफंड हो जाता है और अंतिम उपभोक्ता उसको पे करता है, तो घनत्व आधारित टैक्स है। और जीएसटी की एक और विशेषता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी। अब आईटीसी क्या होती है? तो बार बार मैं इनपुट की बात कर रहा हूं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में मशीनरी की आवश्यकता रहेगी। आपने अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में उस प्रोडक्ट के लिए एक ऐसी मशीन खरीदी जिसका रेट था 1,00,000 रुपये, 1,18,000 रुपये था, ठीक है। इस 1,18,000 में जीएसटी इंक्लूड है जो कि 18,000 है। तो उस आदमी ने 1,18,000 उस मशीन के पे किए जो अपने बिजनेस में काम ले रहा है। अब वो क्या करेगा? वो करेगा कि मैं तो अपने बिजनेस के लिए ये प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं ये जीएसटी पे नहीं करूंगा, मैं इनपुट के रूप में ले लूंगा। ये जो टैक्स है मेरे जेब से 1,00,000 ही जाएगा, 18,000 मेरे को इनपुट वापस मिल जाएगा। कब मिलेगा? यदि मेरे पास जीएसटी आईएन है, यदि मेरी फर्म रजिस्टर्ड है, यदि मैं जीएसटी रेगुलरली पे करता हूँ, तो मेरे को जीएसटी आईएन के तहत ये 18,000 की छूट मिल जाएगी। तो ये एक इनपुट हो गया। या फिर ऐसे मानेंगे आप, किसी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन, कोई दुकान वाला है, वो दुकान वाले के पास कहीं से तो मोबाइल आएगा। तो मोबाइल फ़ोन आया, उसके पास जीएसटी नंबर थे, तो उन्होंने उस पर जीएसटी पे किया, उस मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी पे किया। अब दोबारा, अब जीएसटी पे कर दिया है, उसने एक बार तो पेमेंट दे दिया। अब दोबारा यदि उस मोबाइल फ़ोन को वो सेल करता है किसी कंज्यूमर को, उससे भी वो जीएसटी लेगा। तो वो क्या करेगा? एक बार जो जीएसटी पे किया उसका इनपुट ले लेगा। क्या लेगा? इनपुट की मैंने ऑलरेडी उस पर जीएसटी दे दिया है, मेरे को वापस दे दो जीएसटी, इनपुट दे दो। और दोबारा जब भी जीएसटी कंज्यूमर से वो लेगा, वो जीएसटी वो पोर्टल पर पे कर देगा। तो एक प्रोडक्ट पर वो 2 बार, दोहरी कर व्यवस्था से निपटने के लिए कि 2 बार जीएसटी पे न करें, इसने एक बार तो जैसी मोबाइल कंपनी से खरीदा, एक बार उनके पास आया तो जीएसटी उन्होंने पे कर दिया। अब दोबारा यदि किसी कंज्यूमर को सेल करेगा तो दोबारा वो जीएसटी पे थोड़ा ही करेगा कि डबल उसी प्रोडक्ट पर नहीं करेगा। चाहे उन्होंने कंज्यूमर से वो लेगा तो एक बार ही तो पे करेगा, तो 2 बार किया तो एक बार वो वापस इनपुट ले लेगा, यानी रिफंड ले लेगा। तो ऐसी जीएसटी में व्यवस्था है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना यहाँ पर विशेषता मैंने बता दिया कि जीएसटी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपूर्ति नहीं मानते, जैसे मानव उपभोग के लिए शराब है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी विमानन टरबाइन ईंधन, सीएनजी वगैरह जीएसटी से बाहर है। और ये जीएसटी काउंसिल द्वारा अनुशंसित तिथि से लागू होगी कि इस पर कितना जीएसटी लगेगा अभी लागू नहीं है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें शून्य रेटेड आपूर्ति है, वो भी बात हो चुकी है। सीमा छूट है। अब किसको जीएसटी नंबर लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए, तो यहाँ पर एक मोटे मोटे तौर पर बात हुई है कि यदि ऐसा आदमी है जो क्या कर रहा है, सर्विस का काम कर रहा है, यानी सर्विस दे रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसे ई बुक सेल कर रहा है, ठीक है, ई बुक की बात कर लेते हैं। ई बुक में आपके पास बुक आती थोड़ी, आप पढ़ते हो अपने मोबाइल में, तो एक सर्विस हुई ना वो। तो उस
ई बुक पर वो जीएसटी लेगा। यदि ऐसा हो कि उसका ये सेलिंग वगैरह है 20 लाख तक की, 20 लाख से कम इनकी एक तरीके से टर्नओवर होए, तो ज़रूरी नहीं कि वो जीएसटी ले, ठीक है। तो आपूर्तिकर्ता के लिए ये सीमा है 20 लाख रुपए, जो कि सेवा के लिए बात हो रही है। सेवा के केस में जीएसटी टर्नओवर यदि 20 लाख से कम है तो जीएसटी, जो छोटे व्यवसाय हैं उनको जीएसटीएन लेना ज़रूरी नहीं है, और ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 लाख से कम हम नहीं ले, बिल्कुल आप बिल्कुल साफ सुथरा हिसाब रखना चाहते हो ले भी सकते हो। और जिनका सिर्फ गुड्स का काम करते हो, प्रोडक्ट सर्विस नहीं, सिर्फ गुड्स वो बाई सेल करते हैं और 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर होता है तो जीएसटी से उन्हें छूट दी गई है एक तरीके से। अब यहाँ पर जीएसटी की एक और विशेषता है कंपोजिशन स्कीम, ये सीमा छूट हो गई। कंपोजिशन स्कीम में एक साथ जीएसटी पे कर दे। कंपोजिशन स्कीम एक निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में 1.5 करोड़ और विशेष श्रेणी वाले राज्य के लिए 75 लाख रुपए। इस योजना के तहत व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। ऑनलाइन अनुपालन है। जीएसटी ने पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, करों का भुगतान और अन्य अनुपालन संबंधित गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे कहेंगे गुड्स एवं सर्विस टैक्स नेटवर्क पेश किया है। तो ऑनलाइन अनुपालन के लिए ये सभी पेमेंट वगैरह जीएसटी वगैरह कहाँ फाइल होती है, जीएसटीएन नेटवर्क पर होती है। एक यहाँ पर जीएसटी की विशेषता है मुनाफाखोरी विरोधी उपाय है, जो एक नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है वो स्थापित की गई है जीएसटी के अंतर्गत, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना की है कि उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक इस जीएसटी का लाभ मिले। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा है ये जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें हैं उसका निपटान किया जाएगा। सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अंतर्गत ये जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें रहती है। एनएए एक तरीके से सीसीआई के अंतर्गत काम करता है। तो ये जीएसटी की कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट अपना है जीएसटीएन की फुल फॉर्म बता दी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स नेटवर्क है जो एक पोर्टल है। जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। सीपीओ 2019 में पूछा गया ये फैक्ट है कि जीएसटीएन है इसका गठन है वो कंपनी एक्ट के तहत किया गया है। जीएसटीएन सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो जीएसटीएन सॉफ्टवेयर है इसको इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज द्वारा इसको विकसित किया गया सॉफ्टवेयर को, और फिर अभी इनका रख रखाव है वो एनआईसी द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सर्विसेज की बात हुई तो एसएससी कोड है। जो भी सर्विसेज आएगी, एक गुड्स होती है एक सर्विस होती है, तो सर्विसेज के तहत एसएससी कोड दिए जाएंगे। एसएससी कोड क्या होते हैं, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, इसकी फुल फॉर्म है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। और यदि गुड्स को वर्गीकृत करना है, कौन सी गुड्स हैं अलग अलग, जैसे मोबाइल फ़ोन अलग गुड्स हो गई, ठीक है, एक पानी की बोतल है वो अलग गुड्स हो गई, खिलौना है वो अलग गुड्स है। इन सभी के लिए, खिलौनों के लिए अलग है, बोटल्स के लिए अलग है, मोबाइल्स के लिए अलग है। इन प्रोडक्ट के लिए अलग एचएसएन कोड जारी कर दिए गए हैं। तो वो प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए एचएसएन कोड है। एचएसएन कोड का मतलब है हार्मोनाइजिंग सिस्टम न्यूमेनक्लेचर। तो हार्मोनाइजिंग सिस्टम नोमेनक्लेचर है ये एचएसएन है, और एसएससी कोड है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जीएसटी प्रोडक्ट वर्गीकरण हेतु एसएससी एंड एचएसएन कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो एसएससी और एचएसएन कोड होते हैं 6 डिजिट के। अब भारत में एचएसएन कोड है वो 8 डिजिट तक भी होते हैं, लेकिन 6 डिजिट का अनिवार्य उनको फाइल करना पड़ता है। तो एचएसएन कोड 8 डिजिट के भी होते हैं, बाकी एसएससी 6 डिजिट के। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। अब जीएसटी में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, क्योंकि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन हुआ है तो काफ़ी आर्टिकल ऐड किए गए इसमें। तो एक आर्टिकल ऐड किया गया है 246A। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है, 246। अब 246 में अलग अलग है, 246A1, 246A2। 246A1 में क्या है कि आर्टिकल 246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद संसद और खंड 2 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। कि अब जो एसजीएसटी स्टेट जीएसटी एक्ट बना है ना, वो इसी आर्टिकल के तहत बना है कि प्रत्येक राज्य को भी इस टाइप से सेवा कर है जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। तो आर्टिकल 246A1 में ऐसा उल्लेख है, और आर्टिकल 246A2 में वो संसद की शक्ति हो गई कि वो जीएसटी के तहत जो भी कानून बनाए। तो संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल 246A के तहत है, और 246A1 में है राज्य की, A2 में है संसद की। एक दोस्तों आर्टिकल और ऐड किया गया जीएसटी में, जिसे आर्टिकल 269A कहा जाता है। इस वाले आर्टिकल से सवाल आ चुका है जीएसटी में, ये 246A ऐड किया गया। 269A में क्या है, तो 269A है अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया
जाएगा उसको केवल केंद्र सरकार ही एकत्र किया जाएगा। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विस की, जिसे आप इंटर स्टेट कहते हो सप्लाई, तो इंटर स्टेट के तहत आईजीएसटी वसूली की जाती है। और जो आईजीएसटी कंप्लीट वसूल करेगा, कौन करेगा? आईजीएसटी कंप्लीट है वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी और फिर वो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर विधि द्वारा तय किए गए ढंग से राज्य और संघ के बीच में इस पेमेंट को बांट देगी। ये आर्टिकल 269 ए है कि आईजीएसटी केंद्र कलेक्ट करेगी, अंतर्राज्यीय व्यापार होता है तो आर्टिकल 269 ए में ऐसा प्रावधान है। आर्टिकल 279 ए ये अलग है। आर्टिकल 279 ए एग्जाम में सवाल पूछ ले किस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, तो आर्टिकल 279 ए कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को 122वां संविधान संशोधन जो 2014 वाला विधेयक है, इसको प्रारंभ होने की 60 दिनों के भीतर, जैसे ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने पारित किया, तो जैसे ही ये प्रारंभ हो जाए तो उसके 60 दिनों के भीतर जीएसटी काउंसिल का गठन अनिवार्य है। तो जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया आर्टिकल 279 ए के तहत। आईजीएसटी जो कलेक्ट करेगा केंद्र, वो 269 ए में प्रावधान है। और राज्य और केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है जीएसटी के तहत, वो 246 ए है। तो ये 3 अलग अलग आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। तो जीएसटी काउंसिल वाला आगे अपन और कवर करेंगे। लेकिन अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया? तो जीएसटी योजना के प्रचार के लिए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार नारा दिया गया। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो मैंने अभी बताया 279 ए के अंतर्गत आती है, जिसमें 279 ए में यहाँ पर क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही ये आपका जीएसटी लागू हो जाए 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति द्वारा ये जीएसटी परिषद काउंसिल की गठन की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल जिसे आप बोलते हो, जो आर्टिकल 279 ए के तहत गठित है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य होते हैं 33। इन 33 सदस्यों को आप कहेंगे 31 + 2, यानी 2 सदस्य होंगे केंद्र के, 31 होंगे राज्यों के। आप कहेंगे 31 राज्य कौन से? भाई 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो टोटल 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। अब 2 सदस्य केंद्र के होते हैं, उनमें एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे अध्यक्ष हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमन है, तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? सवाल पूछ रहे तो केंद्रीय वित्त मंत्री है। 2 केंद्र के सदस्य हैं, एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्र में वित्त मंत्री के अधीन होता है राज्य मंत्री। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौन से? वित्त वाले। तो वित्त के जो राज्य मंत्री है ना केंद्र में, तो वित्त या राजस्व के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी सदस्य। तो 2 सदस्य ये हो गए केंद्र के। और उसके बाद प्रत्येक राज्य का वित्त अन्य मंत्री, प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री, ठीक है, प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री होगा सदस्य इसका। यदि वित्त मंत्री न करके राज्य सरकार कोई अदर मंत्री नामित करे तो वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर वित्त मंत्री ही होते हैं जीएसटी परिषद में राज्य के केस में। राज्य और यूटी हो गए। अब उपाध्यक्ष कौन होगा जीएसटी परिषद का? अध्यक्ष तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद अपने ही सदस्यों में से किसी एक का परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चयन कर सकती है। अब आप कहेंगे जीएसटी परिषद का गठन तो हुआ है, इसका काम क्या? पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जीएसटी परिषद का नहीं है, कौन सा है? उस केस में जीएसटी परिषद के कार्य या सिफारिशों की बात करें तो राज्यों एवं केंद्र सरकार ने उन करों, उपकरों और अधिभार को जीएसटी में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करना कि कौन से प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएं, कौन से पर न लगाएं, कितना टैक्स लगाएं, परसेंटेज क्या है, उनकी सारी सिफारिशें वगैरह हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय बॉडीज कितना टैक्स लगाएं, ये सभी जीएसटी परिषद का काम होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का भी इसमें रिकमेंडेशन होता है, सेंट्रल का भी होता है। तो पूरे टैक्स वगैरह का सिस्टम है, ये तय करते हैं कि कितना किस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया जाए। उन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी का अधीन करने के लिए उन पर छूट देने के लिए सिफारिश करना कि कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर रखें, कौन सा बाहर दें, किसको छूट मिले। सरकार को जीएसटी कानून सिद्धांत देखकर जीएसटी के संदर्भ में आपूर्ति के मॉडल की सिफारिश करना, जीएसटी की सीमा तय करना जिसके अंतर्गत वस्तुओं को उनसे छूट प्रदान की जा सके, किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए कोई विशेष दरों या दरों की सिफारिश करना कि आपदा आ गई तो जीएसटी से छूट दे दे प्रोडक्ट पर। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि के लिए जीएसटी
का विशेष प्रावधान है वो भी जीएसटी काउंसिल के तहत है। अब एक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीएसटी परिषद जो भी सिफारिश देगी वो बाध्यकारी नहीं है, उसको माने गए कि जैसे जीएसटी परिषद ने सिफारिश दे दी कि ये वाला मोबाइल फ़ोन है कि उसको उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको मान लें, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, मैंने बता दिया केंद्रीय वित्त मंत्री। आपको पूछ रहे सबसे पहले जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था, तब जीएसटी परिषद का सबसे पहले उस समय जीएसटी आई थी 2016 में, तो उस समय अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, तो वही अध्यक्ष रहेंगी। तो सबसे पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे अरुण जेटली। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष थे। आप कहीं केंद्र की तरफ से दो सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्री, एक होते हैं केंद्रीय जो राज्य वित्त मंत्री है। तो वर्तमान में अन्य सदस्य कौन से, तो वो है पंकज चौधरी है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फाइनेंशियल के स्टेट राज्य मंत्री है वित्त के, तो वो है श्री पंकज चौधरी। अगला सवाल नंबर 48, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य, तो मैंने बता दी जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं, जिसमें 2 संघ के हैं, 31 में से 28 राज्य, 3 यूटी के। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई, 12 सितंबर 2016 को, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद की स्थापना हुई है 12 सितंबर 2016 को। 60 दिन के भीतर होनी थी। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 60 दिन क्या इन्होंने क्या 4 दिन में ही कर दी जीएसटी परिषद की स्थापना, 14 सितंबर 2016 को ही। जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जीएसटी परिषद के तहत एक सचिवालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्थायी गैर मतदान सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है कि जो भी जीएसटी परिषद की कार्यवाही होगी उसमें वो भाग लेगा ही लेगा और वो मत नहीं दे सकता। तो ऐसा कौन सा सदस्य है जो गैर मतदान सदस्य हैं और जीएसटी परिषद की सभी कार्यों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वो होता है सीबीईसी का अध्यक्ष। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड है ना सीबीईसी, इनके अध्यक्ष होते हैं गैर मतदान सदस्य जो सभी कार्यवाही में भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल पड़े वोटों का कितना होता है। अब मैंने कहा केंद्र सरकार के 2 सदस्य हैं, तो उनका जो वेटेज रहेगा वोट का वो 1/3 रहेगा और फिर बाकी जो वेटेज रहेगा 2/3 वेटेज है। अब 1/3 इन 2 सदस्यों का 3 में से 1 वेटेज रहेगा, लगभग 33% वेटेज रहेगा उन दोनों का और बाकी 66% वेटेज रहेगा 2/3 रहेगा वो राज्यों का रहेगा। जो भी निर्णय है उसमें 33% अलग वेटेज, 66 अलग है, यानी जो केंद्र सरकार का वो 1/3 है, राज्य सरकार का 2/3 है। अब आप कहेंगे जीएसटी परिषद का जो निर्णय लिया जाएगा उसके लिए बैठक वगैरह होगी ना, तो बिल्कुल जिसे बैठक कहेंगे, जैसे आप कोरम कहते हो, गणपूर्ति कहते हो, तो बैठक के लिए आवश्यक सदस्य है वो 50% सदस्य आवश्यक है, तो कुल सदस्यों का 50% होंगे तब वो बैठक एक तरीके से मानी जाएगी। और कोई निर्णय लें उस केस में कितना यहाँ पर बहुमत रहेगा, निर्णय के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है, जैसे आप 75% कहते हो, जो भी वहाँ पर सदस्य उपस्थित है उनका 75% बहुमत होना जरूरी है। नेक्स्ट अपना सवाल है, इससे पहले मैंने एक सवाल बताया था कि जीएसटी में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो जीएसटी में 4 अनुसूचियां थी, 25 चैप्टर थे। जीएसटी जो मॉडल जीएसटी कानून था उसकी बात थी। मॉडल जीएसटी कानून में 4 अनुसूची, 25 चैप्टर और 162 सेक्शन थे। लेकिन सीजीएसटी एक्ट जो अलग एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017 ये अलग है और मॉडल जीएसटी कानून अलग है। तो सीजीएसटी एक्ट में कुल कितनी अनुसूचियां, सीजीएसटी एक्ट में 3 है, मॉडल जीएसटी कानून में 4 थी। सीजीएसटी एक्ट में 21 चैप्टर है, मॉडल जीएसटी में थे 25 है। इसमें 174 सेक्शन है, उसमें शायद 162 थी। अब इसमें जो 3 अनुसूची है उसमें क्या क्या प्रावधान है। अनुसूची 1 में है गतिविधियों को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा भले ही वे बिना किसी विचार के किए गए हो। कोई भी एक्टिविटी है वो सप्लाई मान लेंगे, कोई ऐसा भी विचार रहा होगा, एक्टिविटी हुई है मतलब वहाँ पर सप्लाई हुई है, उद्देश्य ऐसा नहीं कि सप्लाई करके वापस ले ले, वो विचार बाद में देखेंगे कि एक्टिविटी हुई है मतलब सप्लाई हुई है, आपूर्ति हुई है। अनुसूची 1 है। अनुसूची 2 कहती है गतिविधियों या लेन देन को माल की आपूर्ति या सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। गतिविधि या लेन देन हो रही है, आप में आपस में पैसों की लेन देन हुई, इसका मतलब कुछ न कुछ सप्लाई वहाँ पर हुई, उसको मानेंगे। अनुसूची 3 कहती है गतिविधियों या लेन देन को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो माल और सप्लाई एक तरीके से सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की आपूर्ति के रूप में नहीं माने, तो अनुसूचित 3 है। गुड्स एंड सर्विसेज कानून जीएसटी लॉ में कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है। अब जीएसटी में अलग अलग टाइप के मासिक रिटर्न भरे जाते हैं, क्वार्टरली रिटर्न भरे जाते हैं और पूरे साल के अंत में रिटर्न भरा जाता है। जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके लिए अलग टाइप का रिटर्न है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजन, उनके लिए जीएसटी का अलग पोर्टल पर अलग जीएसटी रिटर्न है।
तो इस टाइप से टोटल 22 प्रकार के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है, लेकिन 22 के 22 एक्टिव नहीं है। जीएसटी में टोटल 22 टाइप के रिटर्न भरे जाते हैं। इन 22 टाइप में से अभी वर्तमान में एक्टिव हैं 11 प्रकार के जीएसटी रिटर्न। इन 11 प्रकार के जीएसटी रिटर्न एक्टिव है और 4 सस्पेंड हैं, 8 हैं वो केवल आप उन्हें देख सकते हो, उनमें कुछ एडिटेबल नहीं है। आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जीएसटी के तहत तो उसमें शो होगा किस कंपनी को कितना ट्रांजेक्शन किया है, उसमें कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, वो केवल शो हो गया, उसे आप एडिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा टोटल 22 प्रकार के जीएसटी रिटर्न टाइप्स हैं, लेकिन उसमें 11 एक्टिव हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट है कि उस रिटर्न में किसका फाइल होता है, जैसे GSTR 1 है। GSTR 1 में क्या होगा, तो प्रत्येक जो भी जिसके पास भी GSTIN ले रखा है, फॉर्म रजिस्टर्ड है जीएसटी के तहत, उनको हर हाल में GSTR 1 भरना पड़ेगा। प्रत्येक करदाता को ये रिटर्न भरना होता है। इसमें सेल्स से संबंधित सभी लेन देन की इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट्स की जानकारी होती है। एक GSTR 3 भी होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसे हर महीने भरना अनिवार्य है, जिसमें सभी तरह की सप्लाई, इनपुट टैक्स, क्रेडिट टैक्स, लायबिलिटी, भरे गए टैक्स की जानकारी होती है। एक GSTR 5 होता है, इसे विदेशी करदाता भरते हैं जो भारत में रजिस्टर्ड है। एक GSTR 10 होता है जो फाइनल रिटर्न होता है, वो GSTR 10 है। नेक्स्ट अपना सवाल है, जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया। ये करंट अफेयर्स का जीएसटी का सवाल है। मेरा बिल मेरा अधिकार जो इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है वो 1 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई है। मेरा बिल मेरा अधिकार पहल है। प्रत्येक ग्राहक को ये अधिकार है कि जो भी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइस जारी करने का अधिकार है कि ग्राहकों की इनवॉइस मेरे को जारी करो, ऐसा ग्राहक को हक है। मेरा बिल मेरा अधिकार है 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ये पूरे भारत भर में लॉन्च करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये जो योजना है मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, ये असम, गुजरात, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनमें शुरू की गई है। ठीक है, तो ये है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये करंट अफेयर्स का जीएसटी का सवाल। अगला करंट अफेयर का जीएसटी का सवाल है, अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष दर वर्ष कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। अब आप कहेंगे जीएसटी बात तो करो, जीएसटी में कितना कलेक्शन हो रहा है वो बात करो। तो अप्रैल, जैसे कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है वो 1 अप्रैल से होती है और लास्ट तक मार्च तक जाती है, 31 मार्च को। तो अप्रैल से जब शुरू हुई 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में और दिसंबर तक अभी चल रहा, दिसंबर हो चुका है जैसे, तो अप्रैल से दिसंबर तक लगभग 12% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के सापेक्ष देखा कि अप्रैल दिसंबर से अब की बार अप्रैल दिसंबर में 12% ज़्यादा कलेक्शन हुआ जीएसटी का। अप्रैल दिसंबर 2023 की अवधि में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह हुआ है लगभग 15 लाख करोड़ का। कितना करोड़, 15 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 15 लाख रुपए करोड़। तो ये 14.97 एग्जैक्टली फिगर है। सकल जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि में पहले क्या था, अप्रैल दिसंबर 2022 में था ये 13.40 लाख करोड़, अभी है 14.97 लाख करोड़, यानी 12% की वृद्धि देखने को मिली। वित्त वर्ष 24 के पहले 9 महीने जो है ना, इसमें यदि आप भाग देंगे 9 मंथ का, तो आपकी प्रत्येक मंथ का औसत निकल के आएगा 1.66 लाख करोड़ प्रत्येक मंथ में संग्रह हो रहा जीएसटी से। कितना हो रहा प्रत्येक मंथ में जीएसटी का संग्रह, लगभग 1.66 लाख करोड़। जैसे आप देखेंगे लेटेस्ट दिसंबर 2023 में आपको पूछ रहे जीएसटी का कितना राजस्व कलेक्ट हुआ, तो 1.64 लाख करोड़ हुआ, यानी 1,64,882 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ है दिसंबर 2023 में। अब कुछ अंतिम सवाल है, 2-3 सवाल। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। पहली जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली को हुई है 22 और 23 सितंबर 2016 को। पहली जीएसटी परिषद की बैठक हुई है 22 और 23 सितंबर 2016 को। जैसे 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन हुआ, उसके 10 दिन बाद ही जीएसटी परिषद की पहली बैठक हो गई नई दिल्ली में 22 और 23 सितंबर 2016 को। लेटेस्ट बैठक की बात करें तो 51वीं जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी 2 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इससे पहले 48वीं, 49वीं, 50वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और 47वीं बैठक हुई थी जून 2022 में चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है। अब जीएसटी रेट है, अभी तक जीएसटी बात कर रहे थे किस प्रोडक्ट पर कितनी रेट, जो जीएसटी स्लैब है 5%, 12%, 18, 28 है, इनकी रेट से संबंधित एक समिति गठित हुई थी जो थी अरविंद सुब्रमण्यम पैनल। आपको पूछ लिया अरविंद सुब्रमण्यम पैनल है वो किससे संबंधित, तो जीएसटी की मानक दरों से संबंधित समिति है। अगला जो NAA अभी आपने देखा है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे बद्री नारायण शर्मा। और ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, इसका उद्देश्य है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका लाभ मिले, डबल टैक्स पे न कर दें। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है वो। और इसके पहले अध्यक्ष थे बद्री नारायण शर्मा। और जो NAA है ना, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। NAA को CGST एक्ट 2017 के तहत स्थापित किया गया है।
तो इस टाइप से ये सवाल थे। कुछ वन लाइनर में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो इसमें इंक्लूड नहीं थे। वस्तु और सेवा कर ने भारत को एक साझा बाजार बनने दिया है। कैसा? साझा, यानी सभी के लिए ओपन मार्केट। वस्तु और सेवा कर ने भारत को साझा बाजार बनने दिया। एसएससी जीडी 2019 में इस लाइन से सवाल था। जीएसटी के अनुपालन लागत है, जीएसटी के अनुपालन लागत है जो हाल के दिनों में करदाताओं के लिए 2 गुना तक बढ़ गया है। तो ये लाइन थी कि जीएसटी के अनुपालन लागत नहीं है, तो वो गलत थी कि जीएसटी के अनुपालन वैसे लागत होती है, ध्यान रखना। एमटीएस 2019 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर की उच्चतम दर मैंने आपको बता दिया 28% होती है। 5, 12, 18, 28 हाइएस्ट है। दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है। तो ये उच्चतम दर है, निम्नतम 0%। तो इस टाइप से आपने प्रीवियस ईयर के सवाल देख ही लिए 10, और इस पर आधारित 61 इंपॉर्टेंट, और उस सवाल में भी सवाल करके लगभग 100 के आसपास इस वीडियो में सवाल कंप्लीट हो गए। यानी जीएसटी से यदि सवाल आएगा, इससे बाहर तो शायद ही सवाल है। मैंने पूरा कोशिश की है कि जीएसटी के एक अलग से टॉपिक एक सवाल आता है तो ये 1 घंटे में एक सवाल तो आपका कंप्लीट हो। काफ़ी बार ऐसा होता है आप टॉपिक भी पढ़ लेते हो और सवाल आता है उस टॉपिक से और बाहर से आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाते हुए आपका टॉपिक कवर हुआ। इसी टाइप से मैं और एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर सवाल रिपीट होते हैं, और उस सिलेबस छोटा टॉपिक है और अलग से मेंशन कर रखा है। जैसे अनुसंधान और खोज का एक सवाल फिक्स है, मैंने प्रीवियस ईयर के देखे तो एक सवाल फिक्स है। इस पर अपना एक वीडियो लाने की कोशिश रहेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उस पर काम चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल का मैंने वीडियो डाला था, 120 के आसपास सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि आपकी 38 में से लगभग 8 से 10 सवाल तो यूपी जीके के हैं, 5 के आसपास सवाल है वो साइंस के पूछ लेंगे। साइंस का वीडियो डाला हुआ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। और बाकी यहाँ पर इस टाइप से छोटे मोटे 1-2 टॉपिक से जो सवाल आएंगे ही आएंगे। बाकी हिस्ट्री वगैरह ये तो थोड़ा लेंथी है, लेकिन यदि समय कम है ना तो आप इस प्रकार फोकस करो कि जो छोटे छोटे टॉपिक है, जहाँ से अब हिस्ट्री पूरे में तो सवाल बहुत सारे बनते हैं, और क्या पता आपने हिस्ट्री 1-2 टॉपिक पढ़ा उनसे सवाल आया नहीं, कहीं और से आ गए, लेकिन ये जो टॉपिक यदि आप कवर कर लेते तो एक सवाल तो आपका आना पक्का है। जैसे देश राजधानी से एक सवाल पक्का है, करेंसी से एक सवाल पक्का है, जैसे प्रीवियस ईयर में देखे, पुस्तक लेखक से एक सवाल पक्का है। तो ये कर लेंगे, थोड़ा यूपी जीके कर लेंगे, थोड़ा साइंस कर लेंगे, तो कम से कम 50% यदि आप कवर कर लेते हो जीके कम समय में। और उसके बाद आपका मेन फोकस रीजनिंग, मैथ्स और इनकी प्रैक्टिस पर होना चाहिए। थोड़ा बहुत हिंदी का व्याकरण साथ साथ में लेकर चलना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। एग्ज़ाम में उस समय आप किस टाइप से पेपर को अटेंड करते हो वो डिपेंड करता है। तो वो आप पहले से ही प्रिपेयर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा। अभी क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है आप, 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट दो, और उसमें देखो कहाँ-कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। कोई एक सवाल में, अब मैथ्स रीजनिंग इसमें ज़्यादा पोर्शन है तो एक सवाल में ज़्यादा टाइम मत कर देना। मॉक टेस्ट के लिए अब प्रीवियस ईयर के पेपर लगा हुआ, आप यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के आपको टेक्स्ट बुक पर ढेरों पेपर मिल जाएंगे। यूपी एएसआई के मिल जाएंगे, पुलिस के दोनों के लगभग 30 टेस्ट है। तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है। टेक्स्ट बुक के एनिवर्सरी पर टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करते हो आप टेक्स्ट बुक पास ले लेना। किस टाइप से बाई करना, वीडियो डेमो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। मिलते हैं ना वीडियो में, बाय बाय।